जी, और इस समय हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? बरसात में पिंपल्स बढ़ जाते हैं और खुजली बढ़ती है मैडम। डॉक्टर वर्मा। हाँ, सवाल तो इन्होंने पूछा है कि बरसात के मौसम में फुंसी बढ़ जाती है या शायद पिंपल बढ़ जाते हैं। ये होता है, ये दोनों ही तरीके की समस्याएं बरसात के मौसम में बढ़ती हैं और इसके लिए एहतियात ये रखनी है कि त्वचा को साफ रखा जाए साबुन और पानी से, जैसे मैंने बताया है कि सवेरे अच्छी तरीके से नहाएं। और जो बाहर काम करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, उनको तो बेसिकली दिन में 2 बार नहाना चाहिए साबुन और पानी से, जिससे त्वचा साफ रहे। और बीच में भी अगर ऐसे लगता है कि उनको पसीना ज़्यादा आ गया है या स्वेटिंग ज़्यादा हुई है या ऑयलीनेस आ गया है फेस में, तो उसको फिर बीच में भी उसको साबुन से धोना चाहिए। अगर वो सफाई रखेंगे तो चांस कम है कि इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी किसी को होता है और पिंपल्स जैसे देखा गया है कि अमूमन बढ़ते हैं, तो उसका तो फिर एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। जी, साथ में चिंता भी बढ़ जाती है डॉक्टर वर्मा, क्योंकि बीमारियां बढ़ती हैं। ये बताइए कि कोई ऐसी बीमारियां भी हैं त्वचा रोग की अगर बात करें जो इस मौसम में कम हो जाती हैं? हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं त्वचा रोग की जो इस मौसम में कम भी होती हैं। जैसे जो बीमारियां ड्राई स्किन में होती हैं या जो बीमारियां जो है उस मौसम में बढ़ती हैं, जैसे कि ठंड का मौसम है, वो जब पसीना आता है और बरसात का मौसम होता है तो बेहतर हो जाती है। जैसे कि सोरासिस है, एक बड़ी कॉमन बीमारी है त्वचा की। ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है, बरसात के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है। इसी तरीके की एक और जेनेटिक बीमारी है जो इक्थियोसिस कहते हैं जिसको, जिसमें भी स्किन ड्राई होती है और स्केल्स से बनते हैं, तो वो बीमारी भी इस मौसम में बेहतर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बरसात में ज़्यादातर बीमारियां बढ़ती हैं, कुछ बीमारियां जो है वो बेहतर भी होती हैं। जी, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है वो है? तो सुनील ओडिशा से, इन्होंने भी सवाल पूछा था पिंपल्स को, एक्नी को लेकर, उनको भी जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर भटनागर, अभी जो पानी को लेकर जो बात हो रही थी, पानी के अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या इस मौसम में जो देखने को मिलती है, जैसे ही बुखार हुआ अमूमन डॉक्टर के पास जाइए, 3-4 दिन तक वो भी कहते हैं देखिए वायरल होगा। अब किसी को पता नहीं है वायरल है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या है। क्या हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए अगर घर में किसी को भी बुखार आता है, और तब से लेकर और डॉक्टर के पास जाने तक क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिसको बुखार है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि चाहे आपका वायरल बुखार हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे टाइफाइड हो, बुखार के समय बेसिक 2 सावधानियां। एक, उनका टेम्परेचर कम रखिए, थोड़ा सा कोल्ड स्कैन में। जनरली लोगों को ये होता है आजकल उसमें कि भाई बुखार है तो नहलाना नहीं है, या कंबल उड़ा के रखिए, उससे बुखार ज़्यादा परेशानी करता है। यदि 102 से ज़्यादा बुखार है तो सबसे अच्छा है आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए या नहला दीजिए। बेड रेस्ट सबसे ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है कि नहीं बच्चे को स्कूल भेजना है या ऑफिस में जाना है। पहले 24 से 48 घंटे में यदि आप स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं करते हैं, जब तक आपको बुखार का कारण का नहीं पता चलता। जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हम लैब्स में करवाते हैं, यूजुअली 48 घंटे के बुखार के बाद ही उसमें कुछ क्लैरिटी आती है कि किस वजह से है। एक बात बताइए, सिर्फ एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि यदि बुखार के साथ कोई एबनॉर्मल सिम्टम है, जैसे आपके गले में बहुत तेज दर्द है, या आपके बदन में इतना दर्द है और बुखार बहुत हल्का सा है जिसमें आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि बस मैं जो है पता नहीं कितने दिनों से बीमार हूँ, उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह भी लेनी है और इन्वेस्टिगेशन भी कराना है। जी। दूसरी एक कंडीशन, आमतौर पर दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए बुखार आया और फिर उसके बाद ज्यादा नहीं है, ऐसा 1-2 दिन रहता है, तो इसको सामान्य बुखार ही समझें या कोई? ये जनरली सामान्य वायरल बुखार में ही होता है। अच्छा। यदि कोई परसिस्टेंट बुखार है। दूसरा, यदि पेट की बीमारी है तो सबसे पहले जरूरी है आप उसको रिहाइड्रेट करिए। तो घर में जो भी आपके अवेलेबल है, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, चावल का माड़, ये आप घर में उसको पिलाते रहिए जब तक आप उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते। जी डॉक्टर धारीवाल, एक बार व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया और उसके इन्वेस्टिगेशंस कराने की बारी आई, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होंगी डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए या किसी और वायरल के लिए? देखिए, वायरल डेंगू एक तरह का वायरल ही बुखार है जी। लेकिन शुरुआत करते हैं जो सबसे कहा जाए
आसान है और जिसकी सुविधा सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है वो मलेरिया की है। मलेरिया की जहाँ तक बीमारी का सवाल है उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो स्लाइड लेकर के और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, वो एक तरीका है कि जिससे मलेरिया पैरासाइट का पता चल जाता है। दूसरा तरीका जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ के लिए एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आजकल अवेलेबल हैं और वो मलेरिया दो प्रकार का होता है मुख्यतः, वाइवेक्स टाइप का मलेरिया और फेल्सीपैरम टाइप का मलेरिया। फेल्सीपैरम टाइप का जो मलेरिया होता है उसमें सीवियर मैनिफेस्टेशन होकर के और फर्टिलिटी के, डेथ के भी चांसेस हैं। तो ये बातों का पता लगाने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स जिसमें दोनों का पता चल सकता है, ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपके माध्यम से आम जनता को मेरा जो है वो ये होगा कि इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात आती है डेंगू की। डेंगू के भी जांच के लिए एक तरीका, इसके भी दो तरीके हैं। शुरुआत जो बुखार होता है डेंगू में, उसमें एंटीजन डिटेक्शन के लिए जिसको NS1 कहा जाता है, NS1 डिटेक्शन एलाइजा बेस्ड सिस्टम, वो भी उपलब्ध है और वो 1 से 5 दिन के बीच में पॉजिटिव आ जाता है। और 5 दिन के फीवर के बाद में यदि डेंगू है तो उसमें शरीर में जो प्रक्रिया होती है उसमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। वो यूजुअली 5 दिन के बाद में एंटीबॉडी का लेवल डिटेक्शन के लेवल पर आता है और उसके लिए IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन सिस्टम ये भी उपलब्ध हैं। तो ये मुख्यतः है दो, और बाकी सपोर्टिव डायग्नोसिस के लिए ब्लड काउंट वगैरह वो भी हेल्प करती है जी। और इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मतलब हम ट्यूबवेल और जैसे बोरिंग का पानी पीते हैं और जैसे गांव में छोटी छोटी पानी की टंकियां बने रहती है, कभी साफ सफाई इसमें होती नहीं, पानी ट्यूबवेल से पानी तो रोज भरते हैं, लेकिन उस टंकियों का पानी पीते, इसमें भी हमारे पानी में पीने से हमारा कोई नुकसान होता है? जी, पेट में गड़बड़ रहती है। जी जी जी। डॉक्टर धारीवाल, इनका ये कहना है कि जो गांव में या कुछ जगहों पर बावड़ी होती है, स्प्रिंग्स होते हैं छोटे जहां से पानी पिया जाता है। एक तो ये बात हुई कि उनकी सफाई के लिए अगर पानी पी रहे हैं तो क्या कुछ किया जा सकता है, क्या उसमें इन्फेक्शन का खतरा होगा इस मौसम में? बिल्कुल, ऐसे जो है वो जगहों पर इन्फेक्शन की संभावना है और उसके लिए सबसे जो प्रभावी तरीका है वो जैसा बताया गया, बॉइलिंग इज़ द बेस्ट मेथड। और बॉइलिंग में भी वो चर्चा चल रही थी, उसको और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बॉइलिंग टू द एक्सटेंट कि उसमें एक उबाल आ जाए, वो पर्याप्त होता है कीटाणुओं को मारने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो और वायरस हो। लेकिन अब आप दोनों से, डॉक्टर धारीवाल और डॉक्टर भटनागर, और आपने खुद भी ये माना कि बड़ा मुश्किल होता है, मतलब ये कुछ चंदन घिसने के जैसा है सिरदर्द के लिए लगाने के लिए, कि उसको घिसना भी एक बड़े अपने आप में सिरदर्दी है। पानी उबालना और घर में 4-5 लोग हैं, फिर वो उस बर्तन में ही रखा जाए जिस दूसरे में नहीं रखा जाए, बर्तन में कोई और बर्तन तो डाला जाएगा पानी निकालने के लिए, तो पिएंगे कैसे? कुल मिलाकर व्यवहारिक क्या है, फिर प्रैक्टिकल क्या है? देखिए, थोड़ी सी व्यवहारिकता ये है कि एक क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं, सब जगह उपलब्ध है, सरकारी उसमें भी उपलब्ध है, जो कि आप जिस कंटेनर में पानी पीने के लिए भर रहे हैं उस कंटेनर में वो डाल सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक आता है कि एक टैबलेट से 2 लीटर या 3 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट होता है, वो आप उसमें डाल के रखिए और उस पानी को ढक के रखिए। दूसरा, उसके अंदर आप अपना हाथ मत डालिए। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया कैरी करता है वो आदमी का हाथ कैरी करता है, तो उसमें आप कोई ऐसा डंडे वाला बर्तन या ऐसा रखिए जिसको आप उसमें डाल के पानी निकाल सके पीने के लिए। जी। और कितनी देर तक ये पानी सुरक्षित होगा पीने के लिए? 24 घंटे। क्लोरीनेटेड वाटर जो है वो लगभग 24 घंटे सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी रहता है जी। पर ये क्लोरीन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यदि आपका हार्ड वाटर है या उसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड ज्यादा है तो उसको साफ नहीं, तो ये उसको
काम नहीं करेगा। डॉक्टर वर्मा, तो स्प्रिंग वाटर वगैरह में तो ये चल जाता है, लेकिन यदि आपका तालाब का पानी है या ग्राउंड वाटर का वो है तो फिर घूम फिर के वही तो है कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर पानी उबाल लें तो सबसे अच्छा, आप यही कहना चाहेंगे। ठीक है, इसमें एक जानकारी और दे दूं मैं जी डॉक्टर, कि क्लोरीन की जो टैबलेट या क्लोरीनेशन जो किया जाता है उसमें हाफ एन आवर का कांटेक्ट पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लोरीन डाली और तुरंत उसका प्रभाव हो जाएगा, आधे घंटे, ऐसा नहीं होता। आधे घंटे गोली, आधा घंटा उसको संपर्क के लिए पानी में, जिससे उसकी नेसेंट क्लोरीन निकलती है और उसका प्रभाव हो, तो आधा घंटे बाद उसको प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात कि क्लोरीनेशन से बैक्टीरिया वगैरह तो किल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ वायरल की बात आती है, जैसे हेपेटाइटिस, जिसका जॉन्डिस पीलिए बीमारी है जी, उसका वायरस क्लोरीनेशन से नहीं जाएगा। उसके लिए उबालना ही एक प्रभावी तरीका। या बाकी जो फिल्टर्स की जो बात हो रही थी वो भी काम करेंगे, आरओ, यूवी फिल्टर्स? यूवी फिल्टर्स काम करते हैं। तो आरओ के साथ यूवी भी होना जरूरी है या सिर्फ यूवी? एक बात डॉक्टर भटनागर, कुछ एहतियात के तौर पर आप पानी को लेकर आपने बताया, भोजन को लेकर हमें कुछ ऐसे टिप्स जरूर बता दीजिए कि हम क्या चीज जरूर खा लें और क्या चीज बिल्कुल ना खाएं। जैसे आपने कटे हुए फल, सलाद की आपने बात की थी। देखिए, मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं इस मौसम में, दही, दूध, इस तरह की चीजें, पनीर, इनके साथ क्या सावधानी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कोई भी चीज ना खाएं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर है, पनीर आप दुकान से लेके आते हो या तो आप घर में बना के खाइए पनीर। जिस पनीर नॉर्मली आपने दुकानों में देखा होगा सब जगह, वो एक पानी में रखा होता है जी, उस पानी से वो निकालता है, आपके सामने काटता है, तराजू में रख के तोलता है, कागज में लपेट के आपको दे देता है। पनीर जब आप पकाते हो तो घर में पनीर पकाते नहीं हो, पनीर यूजुअली कच्चा डलता है किसी भी चीज में। ठीक है, पनीर प्रोटीन प्रोडक्ट है और प्रोटीन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। जी। पनीर अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन उसकी यदि हैंडलिंग चेन में कहीं पे इन्फेक्शन आ रहा है, ऐसे ही अंडे के साथ है। अंडे अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन माइनर क्रैक है अंडे के अंदर और उसमें बैक्टीरिया पल रहा है, आपने उसको कच्चा खा लिया या हाफ बॉइल्ड खा लिया। इसलिए मैंने कहा इस सीजन में सबसे एक प्रिकॉशन सबसे अच्छी है कि आप जो भी खाइए वेल कुक्ड फूड खाइए। जी।